गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह, सीबीएसई क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1। इस चैप्टर का नाम है बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, और इस चैप्टर का आज 4th लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो आज का जो लेक्चर है वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ओके, केमिकल इक्वेशन क्या है बच्चों? एक मेथड है। केमिकल इक्वेशन इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग it is a method of representing a chemical reaction. A chemical reaction. ओके बच्चों, ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं किस शब्द में? इन टर्म ऑफ वर्ड्स, इन टर्म ऑफ वर्ड्स, शब्दों के रूप में, या इन टर्म ऑफ वर्ड्स और इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। टर्म्स ऑफ वर्ड और सिंबल्स एंड फॉर्मूले, सिंबल्स एंड फॉर्मूले। मतलब किसी केमिकल इक्वेशन का शब्द, केमिकल इक्वेशन का मतलब एक ऐसा मेथड जिससे किसी केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ वर्ड्स और सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस टेकिंग पार्टिसिपेटिंग इन ए केमिकल रिएक्शन। वैसे सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस पार्टिसिपेटिंग इन ए केमिकल रिएक्शन। फॉर्मूले ऑफ द substance participating in a chemical reaction, participating in a chemical reaction, participating in a chemical reaction. It is method of representing a chemical reaction in term of words or symbols and formulae of the substance participating in a chemical reaction, और इसी को बोला जाता है, reaction is known as chemical equation. इसी को is known as chemical equation. ओके बच्चों, तो यहां पर हम किसी रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? एक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। किस रूप में? इन टर्म्स ऑफ वर्ड, वर्ड्स के शब्दों के रूप में, या इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले, या आप संकेतों और सूत्रों के आधार पर उसको व्यक्त करते हैं किसी सब्सटेंस का जो रिएक्शन में भाग ले रहा होता है। मतलब मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ वर्ड और सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस पार्टिसिपेटिंग इन ए केमिकल रिएक्शन। ऐसे इसी चीज को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि हम बताएंगे कि इन टर्म ऑफ वर्ड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले आप कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करेंगे, व्यक्त करेंगे। ओके, तो ये भी क्या हुआ? दो तरीकों से हम केमिकल इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो वर्ड में, फिर सिंबल्स एंड फॉर्मूले में, दो तरह से। तो इन टर्म ऑफ वर्ड पहले पढ़ेंगे, फिर सिंबल्स एंड फॉर्मूले। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ, अब पहले हम देखेंगे कैसे हम लोग वर्ड्स में किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
in terms of words. तो बच्चों देयर आर टू वेज, यहाँ पर दो तरीका है। पहला इन टर्म ऑफ वर्ड्स और इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। तो उन दो तरीकों को हम आपको बताएंगे। फर्स्ट इज इन टर्म ऑफ वर्ड। इन टर्म ऑफ वर्ड, वर्ड मतलब समझ रहे हैं शब्दों में, ओके, इन टर्म ऑफ वर्ड। जैसे कि हम लोग वर्ड यूज करते हैं 17, तो SEVENTEEN, दिस इज वर्ड। तो व्हेन केमिकल इक्वेशन इज रिटन इन टर्म ऑफ वर्ड, इट इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। व्हेन केमिकल इक्वेशन is written in term of words, in term of words, केमिकल इक्वेशन इज रिटन इन टर्म ऑफ वर्ड। तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। इट इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। इसी इक्वेशन को कहते हैं हम लोग वर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन कहा जाता है। ओके बच्चों, व्हेन केमिकल इक्वेशन इज रिटन इन टर्म ऑफ वर्ड, इट इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। जैसे कि कुछ बात करेंगे केमिकल रिएक्शन बिटवीन ग्रैनुलेटेड जिंक, यू नो जस्ता। जैसे कि यहाँ बता रहे हैं केमिकल रिएक्शन बिटवीन ग्रैनुलेटेड जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एग्जाम्पल, केमिकल रिएक्शन between granulated zinc and hydrochloric acid can be written in term of words के रूप में। कैसे लिख रहे हैं देखिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ फिर हम बताएं कि केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन, और टू वर्ड्स में फर्स्ट है इन टर्म ऑफ वर्ड, जिसको हमने एक्सप्लेन किया अभी। केमिकल इक्वेशन इज रिटन इन टर्म ऑफ वर्ड्स शब्दों के रूप में लिखना है। इट इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। एंड केमिकल रिएक्शन बिटवीन ग्रैनुलेटेड दानेदार जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक ग्रैन्यूल्स के रिएक्शंस को करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच। और इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? तो वर्ड्स में बच्चों लिखेंगे यहाँ पर कैसे? वर्ड्स में जिंक, ZINC इज जिंक, दिस इज द वर्ड जेड, लेटर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज वर्ड इक्वेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड gives what? Zinc chloride, fluoride, जिंक क्लोरीन से रिएक्ट करे तो क्लोराइड, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। दिस इज वर्ड इक्वेशन। ओके, ये क्या है बच्चों? वर्ड इक्वेशन। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये पूरा इक्वेशन क्या हुआ? वर्ड इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज वर्ड इक्वेशन। दिस equation is word equation, word
इक्वेशन, ये इक्वेशन वर्ड इक्वेशन कहलाता है। हमने क्या बताया कि किसी केमिकल रिएक्शन को, इक्वेशन को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं, या तो इन टर्म ऑफ वर्ड और इन टर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। तो फर्स्ट आई एम डीलिंग विथ इन टर्म ऑफ वर्ड। इन टर्म ऑफ वर्ड में केवल शब्दों में लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिया गया है, जिंक ग्रैन्यूल्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये कहलाते हैं आपके रिएक्टेंट। इनको क्या कहते हैं बच्चों, रिएक्टेंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और राइट हैंड साइड में जो भी बनता है उसको आप कहते हैं पूरे जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, इन पूरे को कहे प्रोडक्ट। ये हुआ प्रोडक्ट साइड। ओके, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन को मिला के हमने प्रोडक्ट बनाया। तो केमिकल इक्वेशन का हमने पढ़ा कि इन टर्म ऑफ वर्ड्स। अब पढ़ेंगे हम लोग वर्ड्स में केवल शब्दों में लिखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे इन टर्म ऑफ वर्ड्स, तो हुआ हमारा। अब पढ़ेंगे सेकेंड में इन टर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। इन टर्म ऑफ सेकेंड इज योर, दिस इज सेकेंड, और सेकेंड कैसे, in term of symbols and formulae. In term of symbols and formulae. Okay. अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं in term of symbols and formulae. Chemical reaction between granulated zinc and hydrochloric acid can be written as, इसमें सिंबल्स और फॉर्मूले में उसी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन किसके बीच, केमिकल रिएक्शन बिटवीन केमिकल रिएक्शन बिटवीन ग्रैन्युलेटेड zinc and hydrochloric acid, zinc and hydrochloric acid, hydrochloric acid. Chemical reaction between zinc, granulated zinc and hydrochloric acid can be written as, इसको कैसे लिख सकते हैं। तो वर्ड इक्वेशन में हमने क्या यूज किया, वर्ड इक्वेशन में यूज किया Zn, जिंक, ये वर्ड इक्वेशन हो गया आपका वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन हमने कैसा यूज किया था, वर्ड इक्वेशन में जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड gives what, gives zinc chloride plus hydrogen gas. This was the word equation for जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन का, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन का ये वर्ड इक्वेशन है। नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू सिंबल्स एंड फॉर्मूले। तो बच्चों जिंक का सिंबल, ये सब तो आपको बाय हार्ट रखना पड़ेगा व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर केमिस्ट्री। जब भी आप कभी केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जाए तो यू शुड बाय हार्ट द सिंबल जिंक Zn। तो यहाँ पर अब हम लोग सिंबल्स एंड फॉर्मूले, अब यहाँ पर इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले, इन टर्म ऑफ सिंबल और फॉर्मूले हम कैसे यूज करेंगे। जिंक का हो जाएगा सिंबल Zn, ओके, सिंबल इसका जिंक का सिंबल Zn, नाउ प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल HCl gives zinc chloride, that is ZnCl2 plus hydrogen
गैस। इसके लिए ये सिंबल, इसके लिए ये सिंबल। तो वर्ड इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले। ओके, तो ये हुआ सिंबल और फॉर्मूले के रूप में हम कैसे यूज करेंगे। यू कैन कन्वर्ट द वर्ड इक्वेशन, ये वर्ड इक्वेशन को आप सिंबल और फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन ग्रैनुलेटेड जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन बी रिटन एज, वर्ड इक्वेशन में ऐसे और सिंबल्स एंड फॉर्मूले में दिस इज द सिंबल्स एंड फॉर्मूले। नाउ अब कुछ कन्वेंशन को पढ़ेंगे। उसी तरह से बहुत सारे आप रिएक्शंस को, केमिस्ट्री में ज्यादातर सिंबल्स एंड फॉर्मूले, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर, दैट इज यू शुड बाय हार्ट some element symbol, कुछ के Latin names also, which you have already studied in class 9th, जो कि आप class 9th में already पढ़ चुके हैं। Okay, symbols and formulae अब नाउ कुछ कन्वेंशन को हम पढ़ेंगे, दैट इज व्हाइल राइटिंग इक्वेशन। कन्वेंशन कुछ यूज्ड होते हैं जो केमिकल इक्वेशन में, उसको तो कन्वेंशन यूज्ड इन केमिकल इक्वेशन, यहां कन्वेंशन यूज्ड इन केमिकल इक्वेशन, कौन कौन से किस किस कन्वेंशन का प्रयोग हो रहा है केमिकल इक्वेशन में। तो रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड along with the प्लस साइन बिटवीन दम। रिएक्टेंट क्या होते हैं फर्स्ट स्टेप में, रिएक्टेंट आर रिटन, फर्स्ट reactant are written, जितने भी रिएक्टेंट हैं, reactants are written on the left hand side, are written on the left hand side, आपके बाएं हाथ के तरफ होने चाहिए ये जितने भी रिएक्टेंट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन जैसे कि मान लीजिए रिएक्शन ऑफ जिंक विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे Zn इज जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन जिंक के साथ, तो जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब लेफ्ट साइड में है तो दिस इज द रिएक्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड अलोंग विथ प्लस साइन, इसके साथ एक दोनों के बीच क्या होना चाहिए प्लस साइन, लेफ्ट हैंड साइड along with what type of sign बच्चों, that is plus sign, along with plus sign, along with plus sign between them, मतलब रिएक्टेंट्स में जितने लोग भाग ले रहे हैं उनके बीच आप प्लस साइन देना है, साइन बिटवीन them, ये पहला कन्वेंशन है। रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अलोंग विथ प्लस साइन बिटवीन दम, जो भी रिएक्टेंट्स आप लेंगे अगर उनको लिखना है तो हम सब के बीच प्लस साइन यूज करेंगे। ओके, जो भी जैसे मान लीजिए अमोनिया इज फॉर्मूला इज NH3, दूसरा है रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ ऑक्सीजन, तो ये रिएक्टेंट में जो भी रिएक्टेंट ले रहे हैं उनके बीच जो है यू शुड ऑलवेज ऐड प्लस साइन अलोंग विथ प्लस साइन। ओके, प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट कहाँ लिखाएगा, प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द right hand side,
प्रोडक्ट को किधर लिखना है बच्चों? ऑन द राइट हैंड साइड along with plus sign between them, दोनों में प्लस along with plus sign between them, along with plus sign between them, along with plus sign between them. जैसे कि मान लीजिए कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से बन रहा है जिंक क्लोराइड, दिस इज प्लस हाइड्रोजन गैस। तो प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में है, दिस इज योर प्रोडक्ट किधर है बच्चों? राइट हैंड साइड में, along with प्लस साइन, इनके बीच प्लस साइन होता है। रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड, उनके बीच प्लस साइन। अमोनिया रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन गिव नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर, दिस इज nitric oxide and water is a product. Okay, this reaction is like this. This is ammonia upon oxidation gives nitric oxide plus water. This reaction is Ostwald process में नाइट्रिक एसिड बनाने में काम करेगा आपको अमोनिया का ऑक्सीडेशन। अमोनिया रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन गिव नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। तो अमोनिया एंड ऑक्सीजन इज द इनिशियल सब्सटेंस फॉर रिएक्शन टू ऑकर। इन दोनों के बीच रिएक्शन होता है, इनिशियल सब्सटेंस है, और जो ये इनिशियल सब्सटेंस है वो रिएक्टेंट है, और इनके बीच जो रिएक्शन होगा उससे नया सब्सटेंस बना नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर, एंड दिस इज द प्रोडक्ट, और ये आपका प्रोडक्ट है। ओके, तो प्रोडक्ट किधर लिखते हैं बच्चों? प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड अलोंग विद देम यू राइट प्लस साइन, उनके बीच प्लस साइन आपको देना है। और दूसरा कन्वेंशन है कि एरो, हम लोग क्या देते हैं? एरो। ओके, तो दूसरा कन्वेंशन क्या है? एन एरो सेपरेट, ये एरो क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ एरो? द रोल ऑफ एरो इज टू सेपरेट द रिएक्टेंट फ्रॉम प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, एंड द रोल ऑफ एरो इज टू सेपरेट द रिएक्टेंट फ्रॉम प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से सेपरेट करने का काम ये एरो करता है। ओके, एंड एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, और ये एरो हेड किधर पॉइंट कर रहा है? जिधर ये एरो हेड पॉइंट कर रहा है उधर प्रोडक्ट है, ये एरो हेड किधर पॉइंट कर रहा है? इस साइड, इधर प्रोडक्ट है। मतलब एरो सेपरेट्स रिएक्टेंट फ्रॉम प्रोडक्ट, और दूसरा चीज एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। एरो का जो हेड होता है वो प्रोडक्ट के तरफ ही पॉइंट करेगा। एरो हेड इज पॉइंटेड, एरो हेड किधर पॉइंट करता है? टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, एंड टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। व्हाट बाय द एरो हेड टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, हमेशा प्रोडक्ट की तरफ ही इशारा करेगा। ओके बच्चों, these are the convention which is used. अब हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेट अस स्टार्ट विथ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस का अर्थ क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जो कंटेन करता है इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। इक्वल नंबर ऑफ एटम होने चाहिए एरो के दोनों साइड में। ऐसे इक्वेशन को वी कॉल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैटेगराइज कर रहे हैं इसको दो टाइप से, दो टाइप्स में। फर्स्ट इज योर हियर, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल
इक्वेशन। एंड दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन वी हैव टू टाइप, दैट इज एक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम क्या देखेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन विच कंटेन the equation which contain an equal number of atoms of each element, equal number of atoms of each element on both side of arrow, both side of arrow is called what? Balanced chemical equation. Balanced chemical equation. ऐसे इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ओके बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है विच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। क्या होना चाहिए? हियर यू मस्ट हैव इक्वल नंबर। बैलेंस का अर्थ ही होता है इक्वल करना। इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ एरो। एरो के दोनों साइड में इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जैसे देखिए आप, मैग्नीशियम रिवन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों यहाँ देखिए, एक मैग्नीशियम एक मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो आपका बैलेंस्ड है, चूंकि क्या कहता है इक्वेशन? कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ एरो। इस एरो के दोनों तरफ देखिए, इधर कितना है? एक मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन, और इस एरो के इस साइड कितना है? एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन। सो हियर ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस्ड। अब यहाँ कर देते हैं हम 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड और यहाँ 2 कर देते हैं। तो दिस साइड 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, हियर ऑल्सो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। तो 2 into एम, ये दो जो है मैग्नीशियम में भी है और ऑक्सीजन में भी है। तो ये इक्वेशन हमारा हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में द इक्वेशन in which the number of atom of each element the numbers of atoms of each element on both side of arrow, on both side of arrow, on both side of arrow are not equal, is called unbalanced केमिकल इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में होता क्या है? इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ एरो। जैसे बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पर हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में, जैसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैसेस ऑलवेज राइट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। दिस इज ए मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन H2। फिर इसको रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन से,
तो बन रहा है आपका इलेक्ट्रिक स्पार्क जब देंगे तो ये बनेगा वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन की नंबर ऑफ एटम कितना है, 2 है। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम कितना है, 2 है। और इसमें देखिए रिएक्टेंट साइड में दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन है, ये रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2। प्रोडक्ट साइड में क्या है आपका, हाइड्रोजन यू हैव 2, ऑक्सीजन यू हैव 1। तो ये इक्वेशन कैसा है, ये इक्वेशन है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इक्वेशन क्या है बच्चों, दिस इक्वेशन इज unbalanced chemical equation. Unbalanced chemical equation is also called skeletal equation. Unbalanced equation is skeletal equation. और इसको कह सकते हैं skeletal equation. ये इक्वेशन हो गया skeletal equation. ओके, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक है, दूसरा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेसेसरली यही है कि हमें इक्वेशन को बैलेंस करने होते हैं। तो बैलेंस इसलिए करने होते हैं कि सबसे पहले जो लेवोसियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री, उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था और उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ऑफ मास को फॉलो करना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज द इक्वेशन इज नॉट कंप्लीट। मतलब ए इक्वेशन ऑलवेज फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर। लेवोसियर हैज प्रोवाइडेड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है। You have already studied in 9th class, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 into 2, ऑक्सीजन का 16 into 2, तो यहाँ कितना हुआ 32 plus 2। रिएक्टेंट की तरफ देखिए कितना मास है 34, और प्रोडक्ट की तरफ देखिए 1 into 2 plus 16, 2 plus 16 कितना हुआ 18। देखिए मास में इक्वल नहीं है, अगर बैलेंस करेंगे तो मास में इक्वल होगा, और मास में इक्वल होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करेगा और हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड होगा। ओके, इसलिए किसी भी अनबैलेंस्ड और स्केलेटल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना अति आवश्यक होता है। तो ये था बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो बैलेंस्ड में इक्वल नंबर ऑफ एटम, इस एरो के रिएक्टेंट की तरफ जितना एटम होना चाहिए उतना ही एटम प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए, तो ये हो जाएगा बैलेंस्ड। और रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन और प्रोडक्ट की तरफ जो रिएक्टेंट की तरफ जो एटम है और प्रोडक्ट की तरफ जो एटम है, अगर वो बराबर नहीं है तो इसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये स्केलेटल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को क्या कहलाता है, स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। ओके, अगर रिएक्टेंट की तरफ जितना एटम है उतना प्रोडक्ट की तरफ नहीं है तो आप समझेंगे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ओके, अब चलते हैं हम लोग बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। लेट अस स्टार्ट और बिगिन विद बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स केवल रीअरेंज होते हैं, एटम्स रीअरेंज देमसेल्फ। ओके, तो बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, तो बच्चों ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें वी स्टडीड अबाउट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन को वर्ड्स और सिंबल एंड फार्मूले के रूप में, कन्वेंशन यूज्ड इन द केमिकल इक्वेशन, और हमने पढ़ा बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन के साथ। तब तक बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।